उससे पहले ये उससे पहले इज ओके। हाँ उससे पहले हो सकता है। ये मॉर्निंग भी चलेगा, मतलब वो 6-7 बजे वाला मॉर्निंग नहीं, बाद वाला मॉर्निंग। अच्छा ये वाली रिकॉर्डिंग आपको ना एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ओके। ठीक है, तो आप जब चाहो मैम आप देख सकते कौन से चैप्टर का टेस्ट का बोल रहे हो? हो। ईशा मैं सॉरी कानून मैं बोल रही हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का। अच्छा ठीक है, ओके। ओके तो वो अच्छा हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किया था, यहाँ तक सबको समझ में आया था? हाँ मैम। ओके फिर उसके बाद हम कर रहे थे उस वक्त स्किन का कलर। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में व्हाट वी सेड कि हमारा जो एक करेक्टर है वो मोर देन 2 जीन्स उसको कंट्रोल करते हैं, और इसकी एक पेट एग्जांपल है ये स्किन कलर। ठीक है, तो इसको हमेशा ऐसे याद रखना। अगर आपको कोई अगर मतलब ऐसे करके ये 3 करेक्टर भी दे दे ना, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ऑल्दो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, तो मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एग्जाम्पल बता दो। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, ऐसा कुछ करके कंफ्यूज कर सकते हैं आप। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन आता है। ओके नेक्स्ट कम्स द मेंडल का जो वर्क था, ये वाला क्या कहते हैं, मेंडल जो है उसने उसका वर्क तो मतलब जो मेंडल ने वर्क पब्लिश किया था वो 1865 में किया था। बट काफी रीजंस की वजह से जो मेंडल का वर्क था, मतलब काफी रीजंस मैंने आपको बताए थे, रीजन क्या क्या हो सकते थे। ठीक है, तो अब वो रीजन जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किए थे ये उन्हीं का थ्योरेटिकल पार्ट है। कि पहला रीजन ये था कि पहली तो ये अपना मतलब कम्युनिकेशन इज द प्रॉब्लम। जैसे आज में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है बहुत इजी है ना कंपैरेटिवली। आज से 10 साल पहले भी काफी टफ होता था। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो आपके पास वही लैंडलाइन नंबर होना चाहिए होता था, और उससे अगर 20 साल पहले पहुंचे तो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत मुश्किल ही हो जाता था। बिकॉज फिर उसके बाद आप अगर टेलीफोन उतने ज्यादा कॉमन भी नहीं थे ना। याद होगा आपको, आपके पास फर्स्ट फोन आपने कब देखा था? या याद भी नहीं है? जब से होश आया तब से आपके पास फोन है क्या, या आपने फोन देखा होगा? हेलो, बताओ। आपने सेल फोन कब से देखा था? अच्छा पता ही नहीं है। जब से होश आया तब से है। ओके, सेल फोन मैंने देखा था फर्स्ट क्लास, पहली बार कब देखा था, शायद 8th 9th में देखा था, मेरी अपनी 8th 9th में। उससे पहले होते थे लैंडलाइंस, और लैंडलाइन जो होते थे और एक वो भी होते थे कोडलेस फोन होते थे, जो लाइट के से मतलब लाइट से उनमें सिग्नल आता था, बट इलेक्ट्रिसिटी जाने पे वो नहीं चलते थे, तो कोडलेस फोन आते थे। तो हमारे पास जो मेंडल की प्रॉब्लम थी, एक तो फर्स्टली उसके पास प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन। उस टाइम पे कम्युनिकेशन बहुत इजी नहीं था, जिसकी वजह से उसका जो वर्क है वाइडली पब्लिश नहीं हो पा रहा था। मीन सबको ठीक है, वहां पे जहां पे उसने पब्लिश किया था वहां पे इग्नोर लग रहा था। इग्नोर क्यों आ रहा था? क्योंकि वहां पे उस टाइम पे जो हमारा डार्विन था उसको मतलब वो बड़ा फेमस हो गया था, तो लोग उसको इग्नोर मार रहे थे। हाँ लेकिन उस जगह तो हो सकता था ना जहाँ पे डार्विन इतना फेमस नहीं था। बट द थिंग इज दैट कि उस टाइम पे वही पब्लिकेशन का इशू। सेकंड जो था उसका जो कंसेप्ट था जीन्स का या फैक्टर्स का, मतलब उसने तो जीन्स बोला भी नहीं था, उसने फैक्टर्स ही वर्ड यूज किया था। तो जो फैक्टर वर्ड यूज किया था वो एक्सप्रेशन कंट्रोल करते हैं, तो ये ब्लेंड नहीं होते। तो ये चीजें ना लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। कि क्योंकि उससे पहले थ्योरीज ना बहुत ही अजीब सी थ्योरीज चल रही थी। मतलब जैसा मेंडल ने बोला था उससे बिल्कुल ऑपोजिट थ्योरी। कईयों का तो ये भी कहना था, कई लोगों का, कि हमारी बॉडी के कुछ जो हमारी जैसे हैंड्स हैं या लेग्स हैं इनमें कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल जाके हमारे कुछ सेल्स में, या मतलब वो मॉलिक्यूल्स जाके पूरे मॉलिक्यूल्स मतलब पूरी इंफॉर्मेशन जाके किसी एक जगह जाती है और फिर वो जो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाती है।
मतलब तब तक तो हमें ये भी नहीं पता था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, तो हम सीधा सीधा नाम ले नहीं सकते थे डीएनए का। दूसरी बात, हम प्रोटीन का भी नहीं, मतलब किसी भी कैंडिडेट का नाम नहीं ले सकते थे, ना डीएनए का, ना प्रोटीन का, ना कार्बोहाइड्रेट का। बट वी यूज्ड टू से समथिंग, किसी किसी ने ये भी थ्योरी दिया था कि कुछ ऐसे कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे बॉडी पार्ट से, हर बॉडी पार्ट से आते हैं और वो नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। इसको गलत प्रूफ करने के लिए मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी। एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, 22 जनरेशन तक जैसे कि वो लिए थे माइस, और फिर उसके बाद हर बार जैसे ही माइस बॉर्न होता था उसकी टेल वो कट कर देता था। अगर ऐसा होता था कि हर बार वो माइस बॉर्न होता था उसकी टेल वो कट कर देता था, तो होता क्या था कि जब टेल कट करता था वो, अब देखा जाए अगर वो थ्योरी सच थी, जिसमें मतलब हम क्या कर रहे थे, हम ये वाली थ्योरी मिली थी ना कि हमारी बॉडी के हर पार्ट से कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स आते हैं और वो हमारी बॉडी में मतलब बाकी नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। अगर ये थ्योरी सच होती, ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से तो 22nd जनरेशन तो बहुत ज्यादा हो गई। 22nd जनरेशन तक तो वो आना ही नहीं चाहिए था उसकी टेल। बट ऐसा हुआ नहीं है, मतलब उसकी जो टेल थी वो आ गई, मतलब 22nd जनरेशन तक भी। तो इसका मतलब तो वो थ्योरी गलत हो गई ना, जो वो बता रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला जो था, ये इंफॉर्मेशन एज टेबल, कहीं कोई समझ में ना आए ना तो पूछ लेना, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जब अच्छे से नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा है यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट आ गया। थर्ड वाले पॉइंट में मेंडल क्या कर रहा है, मेंडल की अप्रोच जो थी, मेंडल मैथमेटिशियन था, मैंने कहा था वो स्टैट्स पढ़ता था, स्टैट्स पे काम कर रहा था, फिर उसने बायोलॉजी में स्टैट्स जो था वो अप्लाई कर दिया। तो बायोलॉजिस्ट को क्या प्रॉब्लम थी, उसका मैथमेटिक्स जो था, using mathematics to explain biological phenomena was totally new and unacceptable to many biologists of his time. ठीक है, फाइनली जो मेंडल का वर्क था suggested that factors were discrete units. He could not provide any physical proof for the existence of factors और से what मतलब फैक्टर्स किस चीज के बने हुए हैं ये प्रूफ नहीं दे पाया। तो फिर मेंडल का जो वर्क था वो एक्सेप्ट नहीं किया। अब आपको कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन ना जो आता है ये थ्योरेटिकल जो बोर्ड्स के क्वेश्चन है ना उसमें आता है। अब इसमें वो 3 पॉइंट्स भी 3 मार्कर क्वेश्चन भी वो फॉर्म कर सकते हैं, वो 2 मार्कर क्वेश्चन भी फॉर्म कर सकते हैं। फाइनली उसका 1900 में जाके वापस से डिस्कवर हुआ वर्क, और वो डिस्कवर किया था डीवरीज ने, कोरेंस ने और वॉन टेशरमार्क ने। आपने इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, कुछ याद आया? 1900 वाले पे मैंने आपको एक वर्कशीट पहले दी थी, उसमें सॉल्व किया था ना आपने? आर्या, ईशा, कनन, नव्या, याद है? हाँ मैम, किया था। ओके। कोई भी वर्ड नहीं समझ में आए तो पूछ लेना।
डन। यस मैम। ओके, पहले आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस समझाते हैं, फिर उसके बाद मैं खुद ही लिख पाती हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ क्रोमोसोम्स, जैसे मतलब मेंडल ने बोला था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला बात कर रहे थे ना हम, तब मेंडल की बात कर रहे थे, तो ये बात ना बाद में मतलब मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया था 1865 में। मेंडल का जो वर्क था वो वापस से रिडिस्कवर हुआ था 1900 में। तो फिर उसके बाद जो दो साइंटिस्ट नए आए थे उन्होंने बोला कि जब वो मेंडल का वर्क वापस से रिडिस्कवर हो गया था, तब उसके बाद मेंडल ये नहीं बता पाया था ना कि किस चीज से उसके फैक्टर बने होते हैं, मतलब क्या है वो फैक्टर, फिजिकली क्या चीज, वो नहीं बता पाया था। उनको देख के दो बंदों का नाम था वाल्टर सुटॉन एंड थियोडोर बोवेरी। उन्होंने मेंडल के जो लॉ थे वो भी एक्सप्लेन किए, और मतलब उन्होंने मतलब ये क्रोमोसोम के बेसिस पे किया। तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारे क्रोमोसोम में, आपको अच्छे से याद होगा सेल डिवीजन में आपने याद है माइटोसिस और मियोसिस किया था, ध्यान में है आपको? माइटोसिस पार्ट तो हम डिस्कस कर चुके हैं, मियोसिस याद है जिसमें आपने पढ़ा था प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, कुछ याद आया? भूल गए इतनी जल्दी? देखो, ये वाला कुछ याद आया? मियोसिस, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, फिर उसके बाद इसके दो डॉटर सेल बनते हैं जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं, और फिर उसके बाद इसकी सेकेंड डिवीजन के बाद मियोसिस 2 के बाद 4 सेल्स बन जाते हैं। अब कुछ आया याद? आर्या, ईशा, सना, नव्या बताओ। ओके, ईशा को याद आ गया। नव्या को, नव्या, नव्या, हेलो नव्या, कहाँ चले गए हो? नव्या, ओके कनन, हाँ मैम आया। ओके, ईशा तो है क्लास में, आर्या क्लास में हो? यस मैम। ओके, नव्या ही नहीं है इसका मतलब। ओके, अगली क्लास से तुम कैमरा ऑन किया करो क्योंकि तुम भाग जाते हो। नव्या वापस आओ, कहाँ हो? नहीं है। ओके, तो अगर आपको ये मियोसिस याद आया, तो मियोसिस के अकॉर्डिंग मतलब अगर हम क्रोमोसोम्स लेते हैं, सी अगर हम ये क्रोमोसोम्स लेते हैं तो क्रोमोसोम्स पे ये जीन्स होते हैं यहाँ पे, ये जीन्स जो है क्रोमोसोम्स पे, ये मेंडल के फैक्टर थे। मतलब आज हमें पता है, लेकिन ये सबसे पहली बार किसने बताई थी ये बात कि वो मेंडल के फैक्टर ही हैं, जीन्स जो हैं वो मेंडल के फैक्टर ही हैं, ये बात बताई थी वॉल्टर स्टूटन और थियोडोर बोवेरी ने। इन्होंने बोला था कि अगर आप वैसे ही ले लो जैसे आप कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल, मेंडल ने लिया था, वो क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन है, कैपिटल वाई एक जीन है, कैपिटल वाई दूसरे क्रोमोसोम पे जीन है, कैपिटल आर दूसरे थर्ड क्रोमोसोम पे, और इस पे
और वैसे ही आप मतलब एक और सेट लो जिसमें आप रिसेसिव वाला ले लो, उसमें भी स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। अपीयरेंस फिजिकल ऐसी होगी, लेकिन जीनोटाइप जो है वो मतलब क्रोमोसोम्स के ऊपर होगा। फिर इनकी हो गई मियोसिस। मियोसिस में अभी हाफ क्रोमोसोम नंबर देखा ही था आपने कि क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होके हाफ हो जाता है। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो गया। अब मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया था ना कि हाउ यू विल मेक, अगर ये आपके पास कैपिटल वाई, अगर ये पेरेंट का जीनोटाइप इस कैपिटल वाई कैपिटल आर है, तो आपको याद होगा इसका गैमीट कैसे फॉर्म करोगे? याद है ना, आपने कैपिटल वाई कैपिटल आर फॉर्म किया था। अरे पिछली क्लास में तो किया था हमने। आर्या आपको याद है आपने फॉर्म किए थे गैमीट्स? यस मैम। ईशा आपको लर्न है? ईशा। हाँ मैम याद है। कन्नन आपको? यस मैम। नव्या आपको? ओके, ये लड़की गायब है। स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब ही कैपिटल वाई मतलब आप इसके गैमीट्स बनाओगे तो आपके पास यही फॉर्म होंगे और इसके भी यही फॉर्म होंगे। अब अगर इनकी फर्टिलाइजेशन करा दोगे तो आपके पास F1 जनरेशन में क्या आएगा? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसा ही दूसरा पेरेंट जो होगा वो भी अगर हम इनकी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करा दें तो हमें इसी वाले पेरेंट से क्रॉसिंग ओवर कराना पड़ेगा। चलिए जी, अगर हम इसी से करा दें तो मियोसिस यूज करके ये जो अपने ये सटन और बोवेरी थे, इन्होंने ये चीज एक्सप्लेन करी कि जो मेंडल के फैक्टर हैं दे आर लाइक, बस वो क्रोमोसोम के ऊपर ही है कुछ चीज, बट स्टिल हमें तब तक भी नहीं पता था कि क्रोमोसोम किसका बनना होता है। बट दे इन फिजिकल साइंस दे सेड कि भाई ये क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। तो इनकी थ्योरी को इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बोला, सटन एंड बोवेरी ने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ आपका कैपिटल आर, ये देखो जैसे अब ये मियोसिस के टाइम मतलब इनके भी गैमीट्स फॉर्म होंगे, तो गैमीट्स फॉर्म होने के टाइम ये देखो अब इनमें से कैपिटल आर स्मॉल आर पास में आ गए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पास में। उसके बाद ये क्या हो गया, और एनाफेस में एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, एंड फाइनली एक एक पेरेंट मतलब एक एक गैमीट में हन के देखो इनमें से एक कैपिटल आर है एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल आर है एक स्मॉल वाई है। इसमें क्या हुआ, एक कैपिटल आर है तो एक कैपिटल सॉरी क्या स्मॉल आर है कैपिटल वाई है, एक कैपिटल आर है तो स्मॉल वाई है। फिर उसके बाद इनके जो डॉटर सेल्स बनने की ऑप्शन है वो ये हो सकती है, मीन्स जो हमारे गैमीट्स फॉर्मेशन की एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी है। तो गैमीट फॉर्मेशन जो होगा वो हो सकता है कि कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर का कॉम्बिनेशन आ जाए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर का भी आ जाए, हो सकता है कि कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर हो जाए या स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर हो जाए। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। यही तो हम कह रहे थे कि सबकी जैसे अगर आप इनमें देखोगे, बिकॉज ये खुद भी हेट्रोजाइगस है, दोनों के दोनों पेरेंट्स जो है वो क्या है, हेट्रोजाइगस। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको बना के देखें तो येलो और राउंड ये हेट्रोजाइगस है दोनों के दोनों। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी वाई आर के साथ भी मूव, कैपिटल आर के साथ भी मूव कर सकता है और वाई स्मॉल आर के साथ भी मूव कर सकता है। ऐसे ही सेम स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ भी मूव कर सकता है, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसे वाले जो गैमीट्स है, तो ड्यूरिंग गैमीट तो इन्होंने क्या किया एक्चुअल में, सुटन और बोवेरी ने व्हाट दे डिड, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज आ जाती है। मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या था, और ये इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पैरेललिज्म बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड मेंडेलियन फैक्टर्स। रीजन आपको समझ में आया, मेंडेलियन जो फैक्टर्स के बारे में जो मेंडल था वो श्योर नहीं था वो थे क्या, और उसके बाद बट वो जो मूवमेंट थी मियोसिस पे जैसे वो सेग्रीगेट हो रहे थे,
तो दे थॉट कि भाई जो वाल्टन एंड सटन थे, वाल्टर सटन एंड थ्योरी, ये थियोडोर बोवेरी थे, इन्होंने इस पे स्टडी करा और मियोसिस पे स्टडी करा। बेसिकली इन दोनों ने मियोसिस पे स्टडी करके ये इंफॉर्मेशन फाइनली आउट करी। और इसमें इंफॉर्मेशन में क्या था कि जैसे कि हेरिडिटरी ट्रेट्स हैं, क्रोमोसोम रिटेन इन दिस नंबर। अगर आप चाहते हो तो मैं आपके साथ भी लिख सकती हूँ, मतलब अगर आप कॉपी करने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं आपके साथ लिख लूं, या कॉपी कर रहे हो? आप भी लिख लो मैम। बीच ठीक बीच है, में थोड़े से वर्ड्स है जो नहीं समझ आ रहे हैं। ओके ठीक है, तो फिर मैं आपके साथ ही लिख लेती हूँ। देखो आपने हेडिंग तो लिख ली थी ना, क्रोमोसोमल थ्योरी हाँ ऑफ मैम। इनहेरिटेंस। ओके, तो ये गिवन बाय वाल्टर एंड गिवन बाय वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। इसके फीचर्स क्या थे, सेलिएंट फीचर्स? पहला फीचर है इसका like the hereditary traits, the chromosomes retain their number, structure, and individuality. Throughout the life of an organism, and from generation to generation. कुछ समझ में आया? हेरिडिटरी ट्रेट्स की तरह ही क्रोमोसोम जो होते थे वो भी अपना नंबर जो है, स्ट्रक्चर और इंडिविजुअलिटी, जो लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म है पूरी की पूरी, जैसे हम है, हमारी लाइफ में क्रोमोसोम नंबर बदल थोड़ा ना जाएंगे, और नेक्स्ट जनरेशन में भी क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलेगा। तो यही बात है जो हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी जो है वो ये कह रही थी कि क्रोमोसोम का नंबर रिटेन करेगा, स्ट्रक्चर रिटेन करेगा, और उसकी इंडिविजुअलिटी। ठीक है, दे द टू नीदर गेट्स लॉस्ट नॉर मिक्स्ड अप, द टू नीदर get lost or nor mixed up. कैसे बिहेव करते हैं? As units, they behave as units. अब next point, both chromosomes as well as genes, ये genes उसके मतलब फैक्टर्स ही थे, occur in pairs in the somatic
or diploid cells. On homologous chromosomes. एक बार दोनों पॉइंट पढ़ के देखो, जहां पे भी जरा सा डाउट लग रहा है पूछो। आर्या, ईशा, कनन, नव्या पढ़ के देखा? हाँ मैम। कहीं पे समझ डाउट गई। लगा? नहीं। ओके। कनन, आपको समझ में आया? हाँ मैम आ गया। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब समझ में आया ना? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नव्या, नव्या, अरे सो तो नहीं गई है? अच्छा, मैं कॉल नहीं कर सकती हूँ, आज नेटवर्क इशू आ रहा है। थर्ड पॉइंट, अब बताओ गैमीट जो होगा, क्या उसके पास दोनों अलील होंगे या एक ही अलील होगा? गैमीट जो होगा, यस मैम। नव्या कहाँ थे? मैम वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, वॉइस नहीं आ रही थी। बाकी ओके, हाँ अब तो आ रही है नव्या। अच्छा बताओ, अगर गैमीट है, गैमीट में एक सेट मतलब वन अलील होगा कि दो अलील होंगे किसी एक कैरेक्टर का? मैम वन एलील फॉर एवरी। हाँ जी, वन अलील होगा। तो गैमीट कंटेन्स ओनली वन क्रोमोसोम of a type and only one of the two alleles of a trait. ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अब पेयर्ड कंडीशन कब रिस्टोर होती थी? जब फर्टिलाइजेशन होती थी। तो मेंडल के जो मतलब फैक्टर थे, उनकी भी पेयर्ड कंडीशन तब रिस्टोर होती थी जब फर्टिलाइजेशन होती थी। और क्रोमोसोम के हिसाब से भी वो, तो ये दोनों कंपेयर करके बताना चाहते थे कि जो मेंडल के फैक्टर है वो मतलब बिल्कुल उनकी इनहेरिटेंस क्रोमोसोम्स की इनहेरिटेंस से मैच होती है। सो द पेयर्ड कैरेक्टर or the paired condition of both chromosomes
as well as Mendelian factors is restored during fertilization. लेकिन ये बात सिर्फ कहने के लिए थी, मतलब वाल्टर सोटोन था और थियोडोर बोवेरी था, उन्होंने कह लिया था ये बात को कि ऐसा है कि मेंडल की जो मतलब पैरेललिज्म, दोनों का पैरेललिज्म जो था बातों का, और दोनों ने ये बात ऐसे कह दी थी। अब इसकी सिर्फ कहने भर से तो नहीं चलेगा, हमें तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटली ये सब किसने वेरीफाई किया था या प्रूफ किया था? वो किया था मॉर्गन ने। मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसको जानते हो, ड्रोसोफिला को या फ्रूट फ्लाई के नाम से, दोनों में से किसी भी नाम से जानते हो क्या? फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हो? बहुत ही छोटी सी होती है, खास करके इसको बनानास बड़े पसंद होते हैं, तो बनानास के ऊपर आती है फ्रूट फ्लाई। नहीं जानते? फिर तो आपको देखना बनता है एक बार। ये तो बहुत ही मतलब जूम इन में दिखा रखी है यहाँ पे, इतनी बड़ी होती नहीं है ये, जितनी सी ये दिख रही है ना आपको, ये बस इतनी सी होती है। कभी आपने बनाना के मेरी छिलके बड़ी पहले? लग रही है। नहीं, ये बहुत छोटी सी होती है, देखो बनाना के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी सी होती है। मैम देखिए ये तो। देखिए ना, बहुत ही छोटी सी होती है, मतलब दिखने में सिर्फ उन्होंने बहुत बड़ी सी बना दी है, बट एक्चुअल में बहुत छोटी सी होती है ये फ्रूट फ्लाई। ये तो बहुत सारी आ गई। इनको बनाना बेसिकली बहुत पसंद होता है, तो टीएच मॉर्गन की लैब में भी यही सीन रहता था। मतलब सामने से गुजरो ना उसकी लैब से, तो आपको बस बनाना 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 की स्मेल आएगी। वो ना छत से, उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारी फ्रूट फ्लाइज चाहिए थी, तो वो क्या करते थे, छत से ही बनाना टांग देते थे और फिर फ्रूट फ्लाई उस पर फीड करती थी मजे से। तो उन्होंने बहुत सारे फ्रूट फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो फ्रूट फ्लाई जो है उसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलेनगेस्टर। तो इन्होंने ये चीज वेरीफाई किसने करी थी? ये चीज मतलब ये सिर्फ अब तो वाल्टर एंड सोटन, थियोडोर बोवरी ने बोल दिया। अगर आप इनकी बातों की बात करें, सिर्फ इन्होंने जो थ्योरी मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो बोला है इन्होंने, इन्होंने एक्चुअल में दोनों ने क्या किया, पैरेललिज्म ड्रॉ कर दिया। जैसे मैं कह दूं, अच्छा भाई ये ऐसे लग रहा है, मुझको तो ऐसा लगता है, लेकिन मैं सिर्फ लगता है वाली बात कहूं, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ ना करूं, और आप में से कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दे उस बात को। तो मैंने सिर्फ कहा है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया किसने किया? वो था टीएच मॉर्गन या थॉमस हंट मॉर्गन था। थॉमस हंट मॉर्गन। experimental verification of chromosomal experimental verification
the chromosomal theory of inheritance done by Thomas Hunt, इसको टीएच मॉर्गन भी बोलते हैं, मॉर्गन। ठीक है, और टीएच मॉर्गन ने मतलब और उसके कलीग्स ने भी बहुत काम किया था, इसके स्टूडेंट्स ने भी बहुत काम किया था। ये चीज इसने कैसे प्रोड्यूस मतलब बताई थी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ड्रोसोफिला में देख के। Worked on, yeah, worked with the tiny fruit flies Drosophila अब जैसे हमने पी प्लांट के बारे में पढ़ा था, तो पी प्लांट क्यों सूटेबल था, याद है? मेंडल ने उसी को क्यों चुना? तो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को क्यों चुना होगा? एक तो उनको बहुत ही इजी है ग्रो करना, मतलब सिंथेटिक मीडिया पे भी बड़े आराम से ग्रो कर जाती है ड्रोसोफिला, ये फ्रूट फ्लाइज जो होती हैं। ठीक है, और ये सिर्फ अपनी जो लाइफ साइकिल होती है इनकी बहुत छोटी सी होती है, 2 वीक्स में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेती हैं। जैसे आपको याद है पी प्लांट में भी बहुत ज्यादा प्रोजेनी आती थी ना स्टडी करने के लिए, तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं, इसके बहुत सारी प्रोजेनी आ जाती है हमारे पास, ताकि हम इसको अच्छे से स्टडी कर सकें। तीसरा रीजन है कि इसमें जो मेल और फीमेल का जो सेक्सेस का सेपरेशन है वो बहुत ही इजीली डिस्टिंग्विशेबल है, कि अच्छा ये फीमेल है ये मेल है, तो हम आराम से सेक्स स्टडी रिलेटेड जो भी स्टडी करना है हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी जो भी हेरिडिटरी वेरिएशंस हैं वो हम इजीली स्टडी कर सकते हैं, कोई लो पावर माइक्रोस्कोप के नीचे भी रख देना इसको बड़े आराम से हम देख सकते हैं, जैसे इसके आई कलर में कुछ चेंज है क्या, या इसमें कुछ हाथ या पैर में कुछ चेंज आया, तो बहुत आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमने जो ये अपनी थी क्या कहते हैं ड्रोसोफिला को चुना। तो रीजन लिख ही लो क्योंकि वो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से ना, हर टॉपिक में से क्वेश्चन बनता है, और हर टॉपिक में से क्वेश्चन जो है बोर्ड के हिसाब से हर टॉपिक में क्वेश्चन बनता है। और अगर नीट के हिसाब से देखें तो नीट के हिसाब से भी हर टॉपिक से ही क्वेश्चन बनता है, बट हाँ ये क्वेश्चन आप नीट में ऐसा नहीं आ सकता। नीट में ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का रीजन देके वो पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सा रीजन रहा होगा कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को चुना। This fly is suitable simple synthetic medium in the lab
छोटी सी लाइफ साइकिल है इनकी। दूसरा रीजन, could produce a large number थर्ड डिफरेंस क्या था, मेल और फीमेल में इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। A clear differentiation many types of hereditary variations that done। 2 मिनट मैम। डन मैम। ओके, अब हम बात करते हैं जो मेंडल का नॉर्मल क्रॉस था, वो डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखो तो आप जो आपके पास आउटपुट आता था, फिनोटाइप आता था, वो 9:3:3:1 आता था। लेकिन आपको याद होगा कि अगर मैंने बोला था कि डिपेंडेंट हो, देखो ये वाला जो इधर वाला जो रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट, ये किस चीज का रिजल्ट है, ये है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। क्या हो अगर डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट मतलब
जैसे कैपिटल वाई कैपिटल आर, अब तक आपने ऐसा सुना नहीं था, बट ऐसा होता है। जब ऐसा होता है तो हम उसको बोलते हैं लिंकेज। याद है ना, मैंने कहा था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है इसका भी एक्सेप्शन है, हमारे पास है लिंकेज। लिंकेज में क्या होता है कि कोई जीन अगर किसी जीन के बहुत पास में प्रेजेंट है, मतलब अगर क्रॉसिंग ओवर हो भी रही है तो भी वो सेपरेट नहीं हो पा रहा, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उसके साथ ही, मतलब जब भी वो जाएगा तो उसके साथ ही तो जाएगा। तो ऐसे कुछ जीन्स होते हैं लिंक्ड जीन्स। कुछ समझ में आया? नहीं? बोलो आया नहीं आया। तुम लोग कॉन्शियस हो गए हो ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने पे? अरे परेशान मत हो, तुम्हारे लिए ही है ये। कोई नहीं सुन रहा तुम्हारी बकवास को, तुम ही सुनोगे जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी। बताओ अब समझ में आया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? हाँ मैम। अगर कोई लिंक्ड है, मतलब कि जैसे मान लो, अच्छा जैसे कि अभी यहाँ पे उतना बेस्ट फ्रेंड वाला कनेक्शन है नहीं, है ना, अपनी क्लास में। चलो मान लो नव्या मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। अब मान लो, सिर्फ मान लो कि मैं कहूँ नव्या यहाँ चल, नव्या वहां जाएगी। जहां मुझे नव्या कह रही है मैं नव्या के साथ जा रही हूँ। सो एक दूसरे से हम लिंक्ड हैं। अगर मुझे कनन बोले कि आप वहां चलो, क्या मेरी कनन बेस्ट फ्रेंड है? नहीं ना। और अगर मान लो कनन ने मुझे कन्विंस कर भी लिया कि आप वहां चलो जहां मैं कह रही हूँ, मतलब कनन ने कोई लोकेशन देखी है और मेरे को वो बोल रही है कि आप वहां पे चलो, तो फिर मैं क्या कर रही हूँ कि नहीं, मेरे साथ तो नव्या भी चलेगी। इसका मतलब जहां मैं वहां नव्या, या ऐसा भी बोल सकते हैं जहां नव्या वहां मैं। ऐसे ही कुछ जीन्स होते हैं इतना ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, मतलब कनेक्टेड इन द सेंस, अगर क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। कितना गंदा क्रोमोसोम बन गया। अच्छा अब ठीक है, ये क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम पे मान लीजिए ये ए जीन जो था यहाँ पे है, और ये बी जीन इसके बिल्कुल पास में है। तो ए बी में ज्यादा गैप नहीं है ना, इतना पास में। ये तो मैंने फिर भी आपको दिखाने के लिए थोड़ा गैप बना दिया, क्या पता ये इतने साथ चिपक के रखे हो कि ये अलग ही ना हो पाए, इवन क्रॉसिंग ओवर भी हो तब भी ना अलग हो पाए। तो लिंकेज हम किसको बोलेंगे? ये लिंकेज का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि tendency of two or more genes of the same chromosome to remain together during the process of inheritance। inheritance के टाइम भी वो साथ में ही रहे, that is known as linkage। तो उन्होंने ऐसे बहुत से करेक्टर्स जो थे वो स्टडी करे, मतलब उन्होंने नया ही ये लिंकेज वाला जो था, मॉर्गन ने ही दिया था, सारी कहानी मॉर्गन ने बताई थी लिंकेज के बारे में, ठीक है, लिंक्ड जीन्स के बारे में। उससे पहले हमें नहीं पता था ये। तो मैंने आपको यहाँ पे ये लिंकेज बताया हुआ है, दैट लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। ये लिंकेज के, अब एक बार लिंकेज की डेफिनेशन लिख लो, फिर उसके बाद रिकॉम्बिनेंट बताती हूँ। डन? सिर्फ डेफिनेशन लिख लिया ना? नहीं मैम, 2 मिनट, नहीं लिखा मैंने। ओके। जैसे ही वो बताना।
डन। यस मैम। अब देखो, अब याद होगा आपको मेंडल का क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो जो मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस था उसमें क्या हुआ, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। अगर हम इसको देखें तो ये था राउंड और येलो, ये था रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है। अब हमारे पास जो इस F2 जनरेशन में जो बेबीज बनेंगे, प्रोजेनिस बनेंगी, ऑफस्प्रिंग बनेंगे, वो हमारे पास आते हैं 9:3:3:1। तो हमारे पास दिखने में सारे राउंड और येलो ऐसे कितने हैं, ये 9 है, राउंड और येलो। ठीक है। और जो रिंकल्ड और ग्रीन है वो 1 है। ठीक है। तो ये 3:3 जो बीच वाले हैं ये क्या बन गए, ये कौन से थे, ये क्या बनेंगे, ये बनेगा राउंड और ग्रीन, ये बनेगा रिंकल्ड और येलो। क्या ऐसा करेक्टर आपको पेरेंट जनरेशन में दिख रहा है? क्या इनमें से दोनों में से कोई पेरेंट भी राउंड और राउंड साथ में ग्रीन प्रेजेंट है, या रिंकल्ड के साथ येलो प्रेजेंट है? नोटिस करो, पेरेंट तो पूरे के पूरे आपको सिर्फ ऐसे ही दिख रहे हैं ना। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास ये नए बन गए। राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो जो नए बने उसको क्या बोलते हैं हम, रिकॉम्बिनेंट। अब ये रिकॉम्बिनेंट जो हमारे पास है, या रिकॉम्बिनेंट को क्या डिफाइन करेंगे कि रिकॉम्बिनेशन जो या रिकॉम्बिनेंट जो फॉर्म होते हैं वो नॉन पेरेंटल है, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। अब एक बात बताओ, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है उनके चांसेस क्या होंगे फॉर्म होने के? चांसेस इसलिए बोल रही हूँ कि जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो तब बन सकते हैं अगर जीन थोड़े फार अवे हो। मतलब जैसे ये कैपिटल आर था, ये वाई से थोड़ा दूर था, तभी तो ये सेग्रीगेट हो पाए ना, अलग अलग हो पाए। ठीक है। लेकिन ये अगर पास पास में होते तो क्या रिकॉम्बिनेंट बन पाते? देखो, अगर आप याद करो जो मैंने आपको डिपेंडेंट बताया था उसमें देखो पेरेंट के अलावा कुछ बना है? ये वाले में देखो 3 येलो बन गए, 1 ग्रीन बन गया और रिंकल्ड बन गया, 3 येलो राउंड बन गए। पेरेंट भी तो यही थे ना इनके, कोई अलग कॉम्बिनेशन नहीं बना ना। लेकिन आपको जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही थी तो आपको रिंकल्ड वाला येलो कलर का भी दिखाई दिया और जो ग्रीन वाला था वो राउंड भी दिखाई दिया। आर्या, ईशा, कनन, नव्या, ये बात समझ में आई? हाँ मैम। हाँ ओके। हाँ नव्या मैम। हाँ मैम। सोई पड़ी है? नहीं मैम। ओके। तो ईशा को अनम्यूट। समझ में आ गई। हाँ नव्या, क्या? मैम मैं अनम्यूट कर रहा था। ओके नव्या। कनन, आपको समझ में आया कि हाँ मैम। रिकॉम्बिनेंट किसको बोलेंगे? ओके। आर्या, आपको समझ में आया कि रिकॉम्बिनेंट किसको कहेंगे? यस मैम। ओके। तो अब आपको रिकॉम्बिनेंट और लिंक्ड दोनों में समझ में आया? मतलब लिंक्ड मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड, रिकॉम्बिनेंट मतलब नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनना। तो फिर अब आपको ये लिंक मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर जो ज्यादा लिंक्ड होगा ये डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज।
मतलब जितनी ज्यादा लिंकेज होगी उतने कम नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। और कभी भी रिकॉम्बिनेंट को हमेशा याद रखना 50% से ज्यादा रिकॉम्बिनेंट मत बनाना। मतलब अगर आपको कोई क्रॉस का रिजल्ट लिखा हुआ है ना, उसमें जो मेजर बनाए हुए हैं, मतलब जैसे कि बोल दें अगर 60% एक जैसा है, और फिर उसके बाद 10 to 20% जो है वो एक जैसा है, और मान लीजिए तो 60% जो है वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन जैसा ही होगा। मीन्स हमेशा कभी भी रिकॉम्बिनेंट्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से ज्यादा नहीं बनते, तो इसलिए 50% से ज्यादा बन नहीं सकते। मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट जो है या मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो 50% है, उससे ज्यादा नहीं है। ये समझ में आया? बताओ, ये बात समझ में आई? मैंने एक क्रॉस, ये वाला नहीं, आपकी बुक वाला क्रॉस नहीं है कोई? एक आपकी बुक वाला क्रॉस भी था। नहीं, आपकी बुक वाला क्रॉस मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ, बट आपकी बुक में चेक करो तो। आपके पास बुक है अभी? अभी मैम खोली नहीं हुई। खुली नहीं हुई है? ओके, तो मैं बताती हूँ कौन सा पेज खोलो उसमें। अरे बुक कहाँ चली गई? पेज नंबर 84 ओपन करो तो। मिला? 84 पेज नंबर पे एक डायग्राम होगा। मिला क्या? जिसमें येलो व्हाइट और वाइल्ड टाइप लिखा हुआ है। हाँ मैम। ओके, उसमें दो क्रॉसेस दिए हुए हैं, क्रॉस ए और क्रॉस बी। ओके, मेरे पास आ गई वो डायग्राम। देखो, अब इसपे अगर आप क्रॉस ए पे देखते हो, ठीक है, पहले क्रॉस ए देखते हैं फिर क्रॉस बी पे पहुंचते हैं। तो क्रॉस ए में आपके पास एक पेरेंटल में क्या है, यहाँ पे आपके पास दोनों, मतलब स्मॉल वाई, मतलब ये प्लस का मतलब, और जिसपे प्लस नहीं है उसका मतलब ये है ये डोमिनेंट है, जिसके ऊपर प्लस है वो डोमिनेंट है, जिसके ऊपर नहीं है वो रिसेसिव है। ठीक है, डोमिनेंट को वाइल्ड टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें फीमेल ये थी स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, और मेल है वो कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू। तो इनके गैमीट्स जो बनेंगे वो, ये पेरेंटल जनरेशन, अच्छा गैमीट्स बना ही नहीं है इन्होंने,
तो या तो गैमीट्स अगर बनेंगे तो यही तो बनेंगे, फीमेल वाले तो स्मॉल y स्मॉल w बन जाएगा, और मेल वाला क्या बनेगा, कैपिटल Y कैपिटल W, या खाली, मतलब जिस ये वाला ब्लू क्रोमोसोम है इसके ऊपर ये जीन है नहीं है, ये खाली है। ठीक है, अब आ जाओ F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में नोटिस करो, F1 जनरेशन जो है ये बन गया, मतलब जो भी F1 जनरेशन में बना था उसका ये मतलब क्या कहें, इसका फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद पेरेंटल टाइप नोटिस करो 98.7% है यहाँ पे, और रिकम्बिनेंट सिर्फ 1.3% है। और सेकंड, अब सेकंड वाले क्रॉस पे आ जाओ, सेकंड वाले क्रॉस में देखो यहाँ पे, मतलब ये कोई भी जीन था उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप इसमें पेरेंटल टाइप देखो 62% है, और यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट जो है 37% है। नोटिस कर रहे हो इस बात को, जिसमें रिकॉम्बिनेंट ज्यादा है उसमें क्या है, आप जीन देखो दूर दूर है, W यहाँ पे है, M यहाँ पे है, डिस्टेंस ज्यादा है, तभी तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे। और Y और W में डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कितना कम है ना कंपैरेटिवली, तो मतलब Y और W लिंक्ड ज्यादा है, W और M एक दूसरे से लिंक नहीं है, तभी तो क्रॉसिंग ओवर हो गई। आर्या ये बात क्लियर है? यस मैम। ओके ईशा आपको क्लियर है ये बात? हाँ मैम। कनन आपको समझ में आया? नव्या आपको क्लियर है ये बात? यस मैम। ओके, तो इसका मतलब लिंकेज किस में प्रेजेंट है, क्रॉस ए में कंपैरेटिव टू क्रॉस बी के। ओके, जिसकी वजह से व्हाट वी आर गेटिंग इन F2 जनरेशन, अब F2 जनरेशन में हमारे पास जो ये वाले हैं ये पेरेंटल जनरेशन से ही मिलते जुलते हैं, बट ये वाले जो हैं ये हमारे नए रिकॉम्बिनेंट बन चुके हैं। तो जो भी रिकॉम्बिनेंट रहे होंगे वो बहुत ही कम रहते हैं, मतलब यही वो बात जो आपको अभी बता रही थी मैं, that linkage is inversely proportional to number of recombinant। जितने ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो ना, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, तो जितने ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स होंगे उतनी कम लिंकेज होगी, या जितनी ज्यादा लिंकेज होगी उतने ही कम रिकॉम्बिनेंट होंगे। ये बात क्लियर है? हेलो? यस मैम क्लियर है। ओके, अगर अब लिंकेज जो है, मैंने टाइप्स करवाई थी, नहीं टाइप की जरूरत नहीं है, अब तो सेक्स डिटर्मिनेशन ही आ गया। चलो अब आपको सेक्स डिटर्मिनेशन का फ्लो चार्ट में बाद में बनवाती हूँ, पहले आपको सेक्स डिटर्मिनेशन समझाती हूँ कि होता क्या है सेक्स डिटर्मिनेशन। आपने सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन अब तक जो भी करी है वो आपने क्लास 10 में करी थी, वो भी ह्यूमंस में। तो ह्यूमंस में क्या होता था, जो फीमेल होती है वो होमोजाइगस पेरेंट होता है, लेकिन जो मेल होता है वो हेट्रोजाइगस पेरेंट होता है। लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में हमें ऐसा नहीं है कि हमेशा मेल हेट्रोजाइगस होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल भी हेट्रोजाइगस होती है। आपको पता चलेगा बर्ड्स के केस में फीमेल जो है वो हेट्रोजाइगस है। तो यहाँ पे जो भी पेरेंट हेट्रोजाइगस होगा that decides the character, means that actually not decide the character, that decides the gender of the offspring। तो हम वही स्टडी कर रहे हैं अब, जस्ट एक मिनट दीजिए। ओके, आपको स्क्रीन विजिबल है?
नहीं मैम। My wife is pregnant right now with our first child, and when people see her with her big baby bump, the first question people ask, almost without fail, is it a boy or is it a girl? Now, there's some assumptions behind that question that we take for granted because of our familiarity with our own human biology. For human babies, we take it for granted that there's a 50-50 chance of either answer, boy or girl. But why is it that way? Well, the answer depends on the sex determination system that has evolved for our species. You see, for most mammals, the sex of a baby is determined genetically with the XY chromosome system. Mammals have a pair of sex chromosomes, one passed down from mom and one from dad. A pair of X's gives us a girl, and an X and a Y together gives us a boy. Since females only have X's to pass on in their egg cells, and males can give either an X or a Y in their sperm cells, the sex is determined by the father, and the chance of producing a male or a female is 50-50. This system has worked well for mammals, but throughout the tree of life, we can see other systems that have worked just as well for other animals. There are other groups of animals that also have genetic sex determination, but their systems can be pretty different from ours. Birds and some reptiles have their sex genetically determined, but instead of the sex being determined by dad, their sex is determined by mom. In those groups, a pair of Z sex chromosomes produces a male. So these males only have Z's to give. However, in these animals, one Z and one W chromosome together as a pair produces a female. In this system, the chance of a male or a female is still 50-50. It just depends on whether mom puts a Z or a W into her egg. Certain groups have taken genetic sex determination in completely other directions. Ants, for example, have one of the most interesting systems for determining sex, and because of it, if you are a male ant, you do not have a father. In an ant colony, there are dramatic divisions of labor. There are soldiers that defend the colony, there are workers that collect food, clean the nest, and care for the young, and there's a queen and a small group of male reproductives. Now, the queen will mate and then store sperm from the males, and this is where the system gets really interesting. If the queen uses the stored sperm to fertilize an egg, then that egg will grow up to become female. However, if she lays an egg without fertilizing it, then that egg will still grow up to be an ant, but it will always be a male. So you see, it's impossible for male ants to have fathers. And male ants live their life like this with only one copy of every gene, much like a walking sex cell. This system is called a haplodiploid system, and we see it not only in ants, but also in other highly social insects like bees and wasps. Since our own sex is determined by genes, and we do know of these other animals that have their sex determined by genes, it's easy to assume that for all animals, the sex of their babies still must be determined by genetics. However, for some animals, the question of whether it will be a boy or a girl has nothing to do with genes at all, and it can depend on something like the weather. These are animals like alligators and most turtles. In these animals, the sex of an embryo in a developing egg is determined by the temperature. In these species, the sex of the baby is not yet determined when the egg is laid, and it remains undetermined until sometime in the middle of the overall development period when a critical time is reached. And during this time, the sex is completely determined by temperature in the nest. In painted turtles, for example, warm temperatures above the critical temperature will produce females within the eggs, and cool temperatures will produce a male. I'm not really sure who came up with this mnemonic, but you can remember that when it comes to painted turtles, they are all hot chicks and cool dudes. For some tropical fish, the question of will it be a boy or will it be a girl isn't settled until even later in life. You see, clownfish all start out their lives as males. However, as they mature, they become female. They also spend their lives in small groups with a strict dominance hierarchy where only the most dominant male and female reproduce. And amazingly, if the dominant female in the group dies, the largest and most dominant male will then quickly become female and take her place, and all the other males will move up one rank in the hierarchy. In another very different ocean animal, the green spoonworm, the sex of the babies is determined by a completely different aspect of the environment. For this species, it is simply a matter of where a larva happens to randomly fall on the sea floor. If a larva lands on the open sea floor, then it will become a female. But if it lands on top of a female, then it will become a male. So for some species, the question of boy or girl is answered by genetics. For others, it's answered by the environment. And for others still, they don't even bother with the question at all. Take whiptail lizards, for example.
For those desert lizards, the answer is easy. It's a girl. It's always a girl. They are a nearly all-female species, and although they still lay eggs, these eggs hatch out female clones of themselves. So will it be a girl or will it be a boy? Throughout the entire animal kingdom, it does really all depend on the system of sex determination. For humans, that system is a genetic XY system. And for me and my wife, we found out it's gonna be a baby boy. कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। ओके ईशा, मैं एक बार लिंक शेयर कर दूंगी, वापस से देख लेना उसको, ठीक है? तो अब सेक्स डिटर्मिनेशन जो है, अगर मेल हेट्रोजाइगोसिटी है, मतलब मेल जो है वो हेट्रोजाइगस है, तो उसके जो गैमीट्स होंगे वो हेट्रोजाइगस होंगे, तो मेल हेट्रोगैमिटी। अगर फीमेल है तो इसमें ऐसा कौन कौन होता है, जैसे ह्यूमंस में एक्स और एक्स और एक्स वाई टाइप मिलता है। जो आपको ये ग्रास हॉपर वगैरह होते हैं, इनमें आपको क्या मिलता है, एक्स और X0 टाइप, मतलब दूसरा क्रोमोसोम होता ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले पता चला था ना आपको कि जैसे इनमें दूसरा क्रोमोसोम मतलब डैड में होता नहीं है ना, सिर्फ एक क्रोमोसोम जो उनके मतलब डैड, मतलब जो मेल्स हैं, जैसे एंट्स में देखा था आपने, एंट्स में नहीं होता ना, अच्छा ध्यान में नहीं है आपको। अभी जो आपको दिखाया था ना वीडियो, उसमें एंट्स में नहीं था, तो उसमें मेल जो होता है वो क्या होता है, X0 है, तो हेट्रोजाइगस ही ना, एक है क्रोमोसोम और एक नहीं है, तो दो टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, जिसमें एक में X होगा, एक में खाली होगा, नहीं होगा। हमारे वाले में क्या है कि दो टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, एक में X स्पर्म होगा और एक Y स्पर्म होगा। और जो हमारे फीमेल हेट्रोजाइगोसिटी, अगर सॉरी हेट्रोजाइगोसिटी है, या वो प्रोड्यूस करेगी हेट्रोगेमीट्स, दो टाइप के गेमीट्स, तो इनमें मेल जो है वो ZZ है। XY इसलिए कंफ्यूज नहीं किया क्योंकि XX से हम फिर से कंफ्यूज हो जाते, मतलब दोनों चीजें XX हो जाती, तो फीमेल हेट्रोगेमिटी को हमने ZW से डोनेट किया है। तो अगर दोनों में ZZ और ZW टाइप मतलब वो फीमेल है, ये वाली फीमेल है, देखिए ये वाली जो है ये फीमेल है और ये वाली भी फीमेल है, तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस कौन है, फीमेल पेरेंट है। तो फीमेल जो है एग मल्टीपल टाइप के प्रोड्यूस करेगा, जितने भी मतलब वो, जैसे एक Z प्रोड्यूस करेगा, एक W, इसमें क्या होगा, एक Z होगा, एक में W0, तो उस हिसाब से हमारे जो सेक्स है वो डिटरमिन होगा। ये चीज क्लियर है? एग्जाम्पल्स मैंने कुछ लिख दिया है, बटरफ्लाईज और फाउल्स में आपको मतलब बर्ड्स में जनरली फीमेल हेट्रोजाइगस मिलती है, और जो हमारे मोथ होती है, मोथ याद है बटरफ्लाई जैसी ही होती है बट रात को आती है, एकदम ब्राउन ब्राउन कलर की बटरफ्लाई जैसी दिखती है, लेकिन रात को निकलती है, लाइट को देख के आती है ना। अभी आपको दिख रही होंगी इस टाइम पे मोथ्स, अगर थोड़ा सा दरवाजा खोल के छोड़ दो, खिड़की खोल के छोड़ दो, तो मोथ नहीं आ जाते। अरे भाई सब लोग बिजी हो गए क्या बनाने में? आर्या, ईशा, कनन, नव्या, ये बात समझ में आई, मेल हेट्रोगेमिटी एंड फीमेल हेट्रोगेमिटी। हाँ। ओके, कनन आपको समझ में आया? हाँ मैम। ओके नव्या, आपको क्लियर है? हाँ मैम। ओके, तो इसके आगे हम कल करते हैं अगली क्लास में मीन्स